नमस्कार, स्वागत है आपका ओके इंडिया में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब सिर्फ 4 चरण और बाकी रह गए हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने इन चरणों में बढ़त बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया है। सभी पार्टियां शाम दाम दंड भेद की नीति पर चल रही हैं। विकास के नाम पर वोट मांगने की जो राजनीति पार्टियों की रणनीति थी, वो अब रणनीति भी बदल चुकी है। अब विवादित बयान और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर सियासत होती दिख रही है। तो चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड के जालौन में रैली को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, सपा और बसपा एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन नोटबंदी होते ही दोनों दुश्मन एक साथ हो गए। साथ ही पीएम ने कहा कि सपा के राज में अगर व्यापार में तेजी आई है तो वो व्यापार सिर्फ अवैध खनन का है। वहीं बीएसपी को आड़े हाथों लेते हुए पीएम ने कहा कि बीएसपी का अब तो नाम ही बदल चुका है, अब बीएसपी बहनजी संपत्ति पार्टी हो गई है। साथ ही पीएम ने जालौन की जनता से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की भी अपील की है। वहीं सीएम अखिलेश यादव ने रायबरेली में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि पीएम जनता से बड़े बड़े वायदे करके उन्हें धोखा दे रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने पीएम के कब्रिस्तान और शमशान वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, दिवाली रमजान की बातें बाद में करना, पहले ये बताएं कि काशी के विकास कार्यों के लिए आपने क्या किया। इस दौरान अखिलेश ने गुजरात के गधों के विज्ञापन का भी जिक्र किया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने गुजरात टूरिज्म के लिए प्रचार किया है। अखिलेश यादव ने अमिताभ बच्चन से अपील करते हुए कहा कि आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। रमजान की बात बाद में करना, पहले अपने काशी की बात करो कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और कम से कम इस धरती ने जिस बेटे को गोद लिया है, इस बार कम से कम ईमानदारी से सच बोल करके जाएंगे। मैं तो सुन रहा हूं यहां बाईं तरफ लोगों को, ये आपकी छवि बन गई है कि आपकी बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। आपने न जाने कितनी बातें कह दी, देश के प्रधानमंत्री पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, कोई काम नहीं किया, धोखा दिया देश को। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने भी विवादित बयान दिया। मऊ में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे रामकृपाल यादव ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया। दरअसल पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ईद मनेगी तो होली भी मनेगी, अगर कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान घाट भी बनेगा। साथ ही यादव ने कहा कि मोदी जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे जनता को ठेस पहुंचे। संदर्भ कहा कि सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं, काम तो सबका होना चाहिए ना। इस तरीके से मन की बात, दीपावली अगर मनेगी, अरे ईद मनेगी तो होली भी मनेगा, शमशान बनेगा तो कब्रिस्तान भी बनेगा। ये करके और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मंचों से जनता को जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, क्या उनका उद्बोधन भारतीय प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुसार है? सारा उद्बोधन उपयुक्त है, उचित है और सही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में ध्रुवीकरण की राजनीति भी शुरू हो गई है। जिस तरीके की बयानबाजी की अगर हम बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया हो, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हो, फिर अखिलेश यादव का पलटवार आया,
तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो मुद्दे थे वो कहां गौण हो गए। हम आपको बता दें कि फतेहपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर शमशान बनेगा तो कब्रिस्तान भी बनेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर होली के लिए बिजली मिलेगी तो ईद के लिए भी मिलेगी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जो मुद्दों की बात होती थी, विकास की बात होती थी, वो मुद्दे कहां गौण हो गए। साथ ही साथ जो बयानबाजी निकल के सामने आ रही है, आए दिन एक नई परिभाषा सामने आती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि बीएसपी बहन जी संपत्ति पार्टी है। तो पलटवार में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक नई परिभाषा कर दी। तो ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो आरोप प्रत्यारोप हैं, इन्हीं के सहारे सियासत चलेगी या मुद्दों को लेकर भी बात की जाएगी। हमारे साथ चर्चा में हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पीएन दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ झांसी से जुड़े हैं। प्रतिपाल सिंह हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ चर्चा में। सबसे पहले संदीप जी, आपसे सवाल। आपकी पार्टी सबसे ज्यादा विकास का डंका पीटती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये जो 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, इसके बाद जमीन थोड़ी सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है? जो बयानबाजी पूरी तरह से मुद्दों को छोड़कर ध्रुवीकरण पर आ गई है। रंजना जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो कहीं भी कोई जमीन खिसकती दिखाई नहीं दे रही है। ये चीज लहर चल रही है और बहुत भयंकर लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, कोई डाउट नहीं है, किसी का समर्थन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और आपको बता दूं, जो बयान है मोदी जी ने, जो स्टेटमेंट दिया है, जो उन्होंने रैली के अंदर बोला है, उन्होंने बोला है, जैसे उन्होंने डे 1 से एक बात कही है कि भाई सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने हमेशा 125 करोड़ लोगों की बात की है। आप मुझे ये बताइए, आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और लोग भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो वहाँ पे अगर शमशान घाट बन सके, वो क्या है आपका जो कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान बन सकता है, कब्रिस्तान की बाउंड्री हो सकती है, तो शमशान घाट क्यों नहीं बन सकता? शमशान घाट की बाउंड्री क्यों नहीं हो सकती? अगर वहां पे एक समुदाय विशेष को लैपटॉप दिए जा सकते हैं, तो बाकी हमारे जो जैन हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, उन लोगों को क्यों नहीं दिया जा सकता? तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? वो सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं सोचते? आखिर वो अकेले वाईएम फैक्टर पे क्यों अटके हुए हैं? तो इसी चीज को लेके जा रहे हैं, और इसी चीज को लेके आप भी ये मानते हैं, हर इंसान ये मानता है, बल्कि मेरे मुस्लिम भाई बहन भी ये चीज मानते हैं कि अगर रमजान में या ईद पे लाइट आ सकती है, तो होली दिवाली पे लाइट क्यों नहीं हो सकती? होली दिवाली पे भी लाइट होनी चाहिए। ये बात में आप मुझे, आपके पास ये आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कहां से आया कि रमजान पर लाइट आती है और होली दिवाली पर लाइट नहीं आती? मैं रंजना जी, मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हर होली पे, हर दिवाली पे मैं उत्तर प्रदेश में होता हूँ। मैं खुद गवाह हूँ इस चीज का, और उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी गवाह है। आपके पत्रकार कहीं भी उत्तर प्रदेश में हो, आप अपने रिपोर्टर से पूछ सकते हैं, होली और दिवाली पर लाइट नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे रमजान में और रोजे पे और ईद पे लाइट मिलेगी आपको। प्रतिपाल सिंह जी, ये बड़े दुख की बात। प्रतिपाल सिंह जी, जवाब दीजिए। विकास और ध्रुवीकरण, अब लड़ाई जो चल रही है, ये चल रही है कि विकास के नाम पर वोट मिलेगा कि ध्रुवीकरण के लिहाज से वोट मिलेगा। ऐसे में आपके ऊपर सवाल ये उठ रहा है कि होली दिवाली पर बिजली नहीं देते हैं, रमजान पर बिजली देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए। संदीप जी, आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब दीजिए। ये संदीप जी भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे बौखलाए हुए हैं, जब पूरे उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का चुनाव निपट चुका है और तीनों चरणों में समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। इसलिए ये लोग केवल अनर्गल आरोप और झूठे आरोपों का सहारा लेकर के ये जनता को बरगला रहे हैं और असलियत से कोसों दूर हैं। आज मोदी जी ने जालौन में जो भाषण किया, बुंदेलखंड में जो भाषण किया, उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड बदहाल है और वो उसको कच्छ की तरह विकसित करना चाहते हैं। तो मैं आदरणीय मोदी जी से और भाई संदीप जी से पूछना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के 17 जिले मध्य प्रदेश में आते हैं, जबकि केवल 7 जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं। और यहाँ बुंदेलखंड के साथियों से आप पता कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिलों में कितना विकास हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में, और मध्य प्रदेश के जो 17 जिले हैं वो कितने बदहाल हैं। तो वो कौन सा विकास उत्तर प्रदेश के जिलों में मोदी जी कर लेंगे जो मध्य प्रदेश के 17 जिलों में नहीं कर पाए? केवल जुमलेबाजों की सरकार है। और उत्तर प्रदेश जी जो तुलना आप कर रहे हैं, आप बीजेपी को आदर्श मान के तुलना कर रहे हैं क्या कि वहां के जिले ज्यादा बदहाल है, उससे कम बदहाल हमारे राज्य के जिले हैं? ऐसा आदर्श मान के तुलना कर रहे हैं?
नहीं, पिछले सरकारों में जो काम नहीं हुए हैं, जब से सरकार आई है समाजवादी पार्टी की 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में इतना काम हुआ है, इतना विकास हुआ है कि पिछली किसी सरकार ने इतना काम बुंदेलखंड के जिलों में नहीं किया। यहाँ पर सूखा राहत के नाम पर किसानों को झांसी जनपद अकेले में 300 करोड़ से अधिक पैसा किसानों को दिया गया। और बुंदेलखंड में जब सूखा पड़ रहा था तो मोदी जी कहाँ गए थे, मैं पूछता हूँ। मोदी जी ने केंद्र की तरफ से क्या किया उत्तर प्रदेश के किसानों, बुंदेलखंड के किसानों के लिए? माननीय अखिलेश यादव ने राहत पैकेट बंटवाने के काम किए जब किसान भूख से मर रहा था। ये तो वही बात हो गई कि जो समस्या थी वो जस के तस बनी रही। भाई से पूछना चाहता हूँ, प्रतिभा जी, सवाल मेरे पास भी बहुत सारे सवाल है। एक बार मैं एक प्रतिक्रिया यहाँ पर पीएन दुबे साहब से ले लूं। दुबे साहब, बयानबाजी आप सुन रहे हैं पूरी तरह से, ऐसे में अगर एनालाइज किया जाए तो अब किस ओर जा रही है राजनीति? विकास का मुद्दा तो गौण होता नजर आ रहा है, बयानबाजी और ध्रुवीकरण। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। एक्चुअली में क्या है कि जितनी भी सरकारें आई हैं इनके बयानबाजी, जुमलेबाजी, विकास का मुद्दा ये पहले चलते हैं चुनाव तक। आफ्टर चुनाव क्या होता है कि फिर ये अपनी जातिगत राजनीति शुरू हो जाती है जी। और जो बाहुबली लोग हैं वो अपनी राजनीति में दखल देके अपना फायदा लेते हैं। बाकी जिनके लिए मुद्दे बनाए गए हैं उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। चाहे वो सड़क वाली बात हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे बिजली की हो, ये सारे के सारे लोग चुनाव के टाइम पे गुमराह करके और वोट लेके अपना फिर गायब हो जाते, फिर पता नहीं लगता इनका कहाँ जी। पीएन दुबे साहब, अगर बयानबाजी पर थोड़ी सी नजर डालें, अगर थोड़े पिछले बयानों को भी उठा लें, आज के ताजा बयानों को भी उठा लें, तो तबीयत को लेकर जिक्र किया जा रहा है कि तबीयत खराब हो जाएगी इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद जिक्र ये किया जा रहा है कि होली दिवाली पर बिजली मिलती है, नहीं मिलती है, ईद और रमजान पर मिलती है। तो जो मुद्दे हैं और जो डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, जो तर्क रखा जा रहा है जनता के बीच में, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन को अपने आप ही बढ़ावा देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली में क्या है, ये सब वोटर्स को गुमराह करने की स्थिति बनती है। वोटर को गुमराह करने की स्थिति बनती है। इसमें चुनाव के बाद में किसी को आज तक कुछ भी नहीं मिला है, केवल बाहुबली या जो उससे संबंधित लोग हैं वो लाभ उठा गए। संदीप जी, जिस तरह से कब्रिस्तान और शमशान की घाट की तुलना की गई, होली और रमजान की तुलना की गई, तो ये मान के चला जाए कि अब धर्म के नाम पर राजनीति को सबसे पहले खुद आपकी तरफ से प्रधानमंत्री आगे उतरे हैं बढ़ावा देने के लिए? नहीं रंजना जी, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है आप उसको ध्यान से सुनिए, उसका एनालिसिस कीजिए। हमारे साथ सीनियर पत्रकार बैठे हैं, इनसे पूछिए। उन्होंने बात होने के बाद जमीन पे काम, आप बात सुनिए, काम होने के बाद लोगों को केवल ये बताया है कि अगर कब्रिस्तान बन सकता है तो भाई शमशान घाट क्यों नहीं बन सकता? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, चुनाव 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरणों के बाकी हैं। ऐसे में चुनावों से पहले जो आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जो कंपैरिजन कर रहे हैं, रंजना जी, साफ पता लग रहा है आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम यहाँ खड़ा करना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आप क्या चाहते हैं? जब हिंदुओं की बात हो तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाती है, लेकिन जब मुस्लिमों की बात हो, जब वो बनते हैं, आपके कब्रिस्तान बनते हैं, तो आपको लगता है हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। लेकिन जब हिंदू के हक की बात होती है, सर विकास के मुद्दे कहाँ? जब सरकार विकास कर ही नहीं रही है, मुद्दा कहाँ से आएगा? वो तो शमशान घाट की और उसकी बात कर रहे हैं, कब्रिस्तान की। 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रतिपाल जी ने बोला कि प्रतिपाल जी सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, संदीप जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। प्रतिपाल जी, आपने बोला मध्य प्रदेश का जिक्र किया, मध्य प्रदेश की और आप समाजवादी सरकार की तुलना कहाँ कर सकते हैं? 500 दंगे हुए हैं, मुजफ्फरनगर जला है, मथुरा जला है, आपके यहाँ एसपी डीएसपी को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, पत्रकारों को अगर आपके खिलाफ लिखते हैं वो कुछ सच्चाई तो उनको दिन दहाड़े जला दिया जाता है। आप अपनी सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की कहाँ बात करते हैं? किस मुंह से बात करते हैं? आपके यहाँ अवैध खनन, हर जगह आपके यहाँ अवैध खनन होता है, आपके यहाँ लाइट नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है। आप किस बेस पे तुलना करते हैं? जवाब दीजिए। मैं संदीप भाई से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग केवल अनलगल आरोप लगा सकते हैं। अच्छा प्रतिपाल जी, हम लोग आरोप लगा सकते हैं। सुनिए 1 मिनट सुनिए। आप क्या विकास किया बताइए? आप प्रतिपाल जी, आप लेकर के आए थे चुनाव से पहले घोषणा पत्र में, उन घोषणा पत्र में किए गए वादों में से कितने वादे आपने पूरे किए वो सीधे
सीधे बताइए। प्रतिपाल जी मैं बताता हूँ, सुनिए। माननीय अखिलेश जी ने घोषित किया था। प्रतिपाल जी मैं आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि आपने विकास किया, मैं बताता हूँ, सुनिए। आपने जो विकास किया, ऐसे करेंगे तो नहीं सुन पाऊंगी। आपने गुंडागर्दी की बात करी है, तो आप सुनिए। आप देखिए सरकारी आंकड़े उठा करके कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गुंडा राज कहाँ पे है, तो आपके मध्य प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए और सबसे सर आप फिर उसी एजेंडे पर आ रहे हैं। एक मिनट प्रतिपाल जी, आप फिर वही आ गए। मैं आपसे क्या पूछूं, मैं आपसे आपकी सरकार का स्टैंड मांग रही हूँ। आप बीजेपी को आदर्श मानकर बता रहे हैं क्या कि उनके राज्य में ज्यादा गुंडागर्दी है, हमारे में कम है? आदर्श मान के काम कर रहे हैं क्या? आप तुलना कहाँ कर रहे हैं? हम लोग इसलिए ये कह रहे हैं। नहीं, आप तुलना कहाँ कर रहे हैं? आप बहुत, अगर आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री की बात की जाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो बड़ा ढोल पीट कर आप विकास की बात करते हैं। परिवारवाद आपके अंदर हावी है, कानून व्यवस्था अब तक आप नहीं बना पाए, और ऊपर से जब आपसे सवाल पूछा जाए आप तुलना करने लगते हैं बीजेपी शासित राज्यों से। आप अपना स्टैंड क्यों नहीं रख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास किया गया है और जो विकास हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, 100 नंबर आप डायल करिए, 100 नंबर 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस आती है। 108 नंबर, 102 नंबर की सुविधा, 1090 की सुविधा महिलाओं के लिए माननीय अखिलेश जी ने जो स्थापित करी है। प्रतिपाल जी आपको रोकना चाहूंगा एक बार। प्रतिपाल जी उन्हें पूरा करने दीजिए। प्रतिपाल जी आपने जो पुलिस की बात कही है ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है, और वरिष्ठ पत्रकार भी आपके साथ में बैठे हैं, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। आपके रेपिस्ट मंत्री आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसकी महिला की FIR नहीं हो रही है, वो अरेस्ट नहीं हो रहा है। आप कौन सी पुलिस की बात करते हैं? पुलिस थानों को तो आपने सपा का दफ्तर बना के छोड़ दिया है। क्यों नहीं FIR हो रही है उसकी? कैसे खुला घूम रहा है एक रेपिस्ट, कैसे खुला घूम रहा है, कैसे चुनाव लड़ रहा है, कैसे प्रदेश के लोगों के बीच में जा रहा है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जवाब दीजिए। इसके साथ साथ एक चीज और सुन लीजिए। इसके साथ साथ एक चीज और सुन लीजिए। छवि की हम बात कर रहे हैं, देखिए संदीप जी, भाषा, सर भाषा कर रहे हैं। जी अगर भाषा की बात की जाए, बयानबाजी की बात की जाए, तो अखिलेश यादव का बयान सुना होगा आपने, गुजरात में गधों का प्रचार ना करें अमिताभ बच्चन। ये भाषा का स्तर हो गया अब आपकी पार्टी का। हंसने की बात है ये जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रधानमंत्री की गरिमा को खराब ठेस पहुंचाई है। वो जातिवाद और सांप्रदायिकता के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास विकास के मुद्दे नहीं हैं। वो कानून की बात करते हैं, जबकि प्रदेश में सर आप क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? हम प्रजापति जी की बात कर रहे हैं, आप क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सी पुलिस की बात कर रहे हैं आप? आदरणीय संदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अमित शाह क्या तड़ीबार नहीं है? क्या आपके प्रदेश के अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 16 तो हत्या के अपराध के मुकदमे दर्ज हैं? आपके लोग जो है वो सब ऐसे आरोप लगा के आप बच नहीं सकते, ऐसे आरोप लगा के दुबे नहीं सकते, झूठ दुबे साहब आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। दुबे साहब, यहाँ पर प्रवक्ता नेता भी बैठे हुए हैं, तर्क रख रहे हैं। इनकी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं उनकी भी भाषा का स्तर आपने सुना। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वोट बैंक के नाम पर पक्षपात को बढ़ावा दे रहे हैं राजनीतिक दल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली में क्या है कि केवल चुनाव के टाइम पर ये बयानबाजी, लोगों को विकास के मुद्दे और उसके बाद में विकास के नाम पर जीरो। आज किसी गांव में जाकर के देख लो, आप शहर की छोड़ दें, किसी गांव में जाकर के देख लो कितना विकास किसने किया है। बिल्कुल। तो जब विकास की अगर हम बात करते हैं जी, अगर आप देखिए कि अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक गांव को एक सांसद जो है गोद लेगा। 73 सांसद इधर से भेजे हुए हैं, 73 गांवों का भी विकास हो चुका होगा। बिल्कुल, ये लाजमी सवाल आपने उठाया है। गाँव में बिल्कुल ये लाजमी सवाल उठाया है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे कि जो विकास की बातें तमाम राजनीतिक दल करते हैं, कभी जमीन पर जाकर ये देखने की कोशिश की है कि कितना विकास हुआ है और आपने कितना विकास किया है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बयानबाजी की और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, क्या राजनीतिक दल
अब ध्रुवीकरण का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद है चर्चा में। संदीप चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मनीष खटाना जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, नेता हैं कांग्रेस के। पीएन दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, झांसी से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतिपाल सिंह हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, झांसी से जुड़े हैं हमारे साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मनीष खटाना जी, आपको चर्चा में शामिल करती हूँ। बयानबाजी जिस तरह से चल रही है, अगर हम आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष की भी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करना, अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाना, थोड़ा आप ये पहले साफ कर दीजिए कि राहुल गांधी इस्टेब्लिश क्या करना चाहते हैं? विकास के मुद्दे अब आपके पास कम पड़ गए हैं, जो अब आप मिमिक्री करके, नकल करके, फटा हुआ कुर्ता दिखा के क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं? देखिए, जो आपने विकास के मुद्दे की बात कही, वो विकास यूपी के अंदर 73 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी को यूपी की जनता ने बड़े भरोसे और विश्वास के साथ दी थी, उनके मैनिफेस्टो को देखते हुए दी थी। क्या उसमें से एक भी मैनिफेस्टो में से एक भी पॉइंट बता दें कि ये काम पर हमारा काम चल रहा है या हमने पूरा कर दिया या उद्घाटन करेंगे? दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, मैंने सुना, मुझे बड़ा ही धक्का लगा। एज ए ये नहीं कि मैं एक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, एक देश का नागरिक होने के नाते आप मुझे बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री को, जो एक देश का चेहरे हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं विदेशों में कि ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको इस तरीके से सांप्रदायिक भाषा का उपयोग, खुले मंच से जातिवाद को बढ़ावा देना, जो चीजें आज तक सिर्फ व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और साइटों पे चल रही थी, चलो ठीक है, सत्ता में आने से पहले आपने जिस तरीके से सत्ता हासिल करी, भाई को भाई से लड़ाया, भाई को भाई से लड़ाने के बाद आज जब आप 2.5 साल केंद्र की सरकार में सत्ता पर काबिज हो, उसके बाद एक यूपी की सरकार को हथियाने के लिए आज आप दोबारा भाई को भाई से लड़ाने की बात कर रहे हो। क्या इस तरीके की बात प्रधानमंत्री को शोभा देती है? तो फटा हुआ कुर्ता दिखाकर क्या इसे रोका जा सकेगा? फटे हुए कुर्ते से या मिमिक्री करने से भाई भाई से नहीं लड़ रहा, लेकिन रोका जा सकेगा क्या सर? वोट की राजनीति के लिए दो पक्षों को लड़ाना, जातिवाद के नाम पर किसी को भड़काना, क्या यूपी में जो दंगे हुए, जिन माँ के लाल गए, जिनके घर का चिराग गया, मैडम जिनके घर का चिराग गया, क्या उसको कोई ला सकता है? आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जो सवाल पूछ रही हो आप उस पर जवाब दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि आप मंच से किसी इस तरीके की जो आपने भाषा का जो उपयोग किया है, देश इससे बहुत आहत है और आपको मेरे ख्याल से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आपसे अब सवाल आप सुनिए, आपने अपनी बात रख ली, मैं खाली आपसे ये पूछ रही हूँ, जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष पीछे हैं, वो भी अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये जो नया तेवर आया है राहुल गांधी में, ये नकल करना या जिस तरीके का मिजाज उनका दिख रहा है, फटा हुआ कुर्ता दिखा देना, ये इन सारी चीजों से रोक पाएंगे क्या मोदी के रथ को? नहीं, कुर्ता तो चलो रैली में कहीं फट गया, वो किसी ने देख लिया, मीडिया ने उसको हाईलाइट कर दिया, वो इशू ये नहीं है। इशू देखिए, इशू क्या है? इशू ये है कि कोई भी पार्टी देश की सत्ता में हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसको पूरे देश को साथ लेकर चलना है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल वाला बांटो और राज करो, क्या इस तरीके की भाषा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को शोभा देती है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए, सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए? सर आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं ये बोल रही हूँ, ये जो तालीम आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, ऐसी तालीम 10 जनपद पर भी तो दी जानी चाहिए ना, जहाँ राहुल गांधी ये सीख सके कि गब्बर सिंह नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं। हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करी, गब्बर सिंह कभी भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति नहीं करी, हमने कभी सांप्रदायिक दंगों में बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। इस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी की ना सोच है। 36 बिरादरी को साथ लेकर पूरे देश को विकास को लेकर बात करते हैं और सिर्फ विकास ही मुद्दा है और विकास को लेकर आगे चलेंगे। गब्बर सिंह विकास का मुद्दा है। भाई को भाई, सर देश एक को मिनट बांटने की राजनीति। सर मुझे और मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करने दीजिए। जी संदीप जी बोलिए। जैसे आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं, 1984 के दंगे किसने कराए, जिसमें मेरे इतने सिख भाई मारे गए, इतनी बहनें मारी गई, दिन दहाड़े आपने जला दिए, और जिस पार्टी से आपने हाथ मिलाया है उसने उत्तर प्रदेश में क्या किया? मुजफ्फरनगर के दंगे कराए, इतने हजारों भाई वहां मारे गए, हजारों मेरे मुस्लिम भी वहां से
बेचारों को पलायन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उससे आप हाथ मिला लेते हैं। और जो काम अभी सुन लीजिए आराम से, जो काम आपने हरियाणा में किया, हरियाणा के मंत्रियों की वजह से दिन दहाड़े मेरे देश की बेटियों ने आत्महत्या की, दिन दहाड़े यहाँ पे रेप हुए, यहाँ ऐसे ही काम आपने वहां उत्तर प्रदेश में आज प्रजापति ने क्या किया? वो गैंग रेप में आए हुए और अरेस्ट किया, आप उसके लिए वोट मांग रहे हो, आप उसके लिए, अरे शर्म आती है, शर्म आती है। तो आज मुझे बताइए, मुझे आप आप दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा मुझे, आप दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप मुद्दा ही नहीं समझते हैं, पूरी बहस को ही डिरेल कर देते हैं। यही वजह है कि अभी तक भी वोटर्स में कंफ्यूजन बना हुआ है। यही वजह है क्योंकि आप अपनी पार्टी का चेहरा सही रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। दुबे साहब, पूरी की पूरी आप बहस को सुन रहे हैं। ऐसे में मुकाबले की अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबले पर, जहां भाषा की अगर हम बात करें, भाषा कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग डेफिनेशन रोज निकल के सामने आ रही हैं। पहले स्कैम की अलग डेफिनेशन, फिर मायावती की बीएसपी पार्टी की अलग डेफिनेशन, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग डेफिनेशन। दलित विरोधी बोल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीएसपी सुप्रीमो ने। तो ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला हम जिसे समझ के चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण पर अब हावी होता हुआ, ध्रुवीकरण उस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहले बात विकास की चल रही थी, सारे लोग विकास की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ में आया कि विकास के मुद्दे पर वोट नहीं मिलेगा। अब तो केवल ध्रुवीकरण जब करेंगे तो ध्रुवीकरण के नाम पर हमें वोट मिल पाएगा जी। केवल ध्रुवीकरण से ये लोग चाहते हैं कि वोटों को हथियाना, है ना। और आज की राजनीति की स्थिति ये हो गई है कि लोगों ने जो मदारी वाला खेल है वो खेलना शुरू कर दिया मंच के ऊपर। एक दूसरे पर चींटाकसी करना, एक दूसरे की नकल उतारना, ये सारी चीजें आम जनता के सामने आ गई। जनता उसमें तालियां बजाती है। ये जरूरी नहीं कि जनता जो ताली बजा रही वो उनको वोट करेगी। इनका जो है केवल अब एक खेल जो शुरू हुआ है सारे दलों का जी, वो केवल यही हुआ कि एक दूसरे की नकल जनता के सामने उतारना, एक दूसरे पर तंज कसना, एक दूसरे के कमियां निकालना। दुबे जी, एक मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर कोई गैंग रेप का आरोपी मंत्री दिन दहाड़े वहां पे घूम रहा है, वोट मांग रहा है, तो सरकार उसमें फेल नहीं है। इसके लिए आप कुछ बताइए, क्या होना चाहिए? क्या वो अरेस्ट नहीं होना चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी उसको अरेस्ट करने की मांग करती है तो क्या गलत करती है? नहीं, आपका कहना ठीक है, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे कौन सा दल इच्छुक था ये बताइए आप। नहीं, आज सवाल ये लाजमी है सर, ये जो सवाल है ये लाजमी है कि कौन सा दल जो है वो आपराधिक छवि से परहेज कर रहा है। आपको तो बस जीत वाले कैंडिडेट चाहिए होते हैं ना तमाम दलों को। प्रतिपाल जी, अखिलेश यादव आजकल ओवर टाइम भी कर रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं, घर में भी अब तो हमले देख रहे हैं शिवपाल यादव से भी। अगर हम देखें, शिवपाल वर्सेस अखिलेश अभी भी चल रहा है, आप इसे नकार नहीं सकते। एक तो ओवर टाइम, ऊपर से ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना और ऊपर से बयानबाजी। प्रोजेक्ट क्या करना चाहते हैं आप? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है और जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया, जो संदीप भाई कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है कि जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति कौन लोग करते हैं। और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगे किन लोगों ने कराए? क्या तुमने लोगों को नहीं भड़काया? क्या लोगों ने क्या आपके बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर बांग्लादेश और दूसरे पुराने वीडियो फैला करके 2.5 साल से केंद्र में आप बैठे हैं, आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते? 2.5 साल से आप केंद्र में बैठे हैं, आप जांच क्यों नहीं कराते? मुद्दा नहीं है, इसलिए ये मुद्दों की बात नहीं करते। ये जो प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे हैं, ये सिर्फ दंगे के लिए भाषण दे रहे हैं। चिल्लाने से चुनाव नहीं जीता जाता है तो दर्शकों को, एक सेकंड प्रतिपाल जी, चिल्लाने से चुनाव नहीं जीता जाता, दर्शकों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आप खाली ये बताइए कि मैं संदीप भाई को पूछना चाहता हूँ, मुद्दे कहाँ गौड़ हो गए? 2014 के इलेक्शन से पहले संदीप जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 के पहले आपने जो कहा था कि उत्तर बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार, अब आप बताइए कि 2.5 साल पहले जो महंगाई की बात करते थे तो वो वादे भूल गए? संदीप जी, आप मेरी सवाल का सवाल कर लीजिए, जनता के सवालों का जवाब मत दीजिए। अगर ऐसी ही बात है तो आपसे जो सवाल कर रहे हैं आप उन पर आना ही नहीं चाहते। वो मुद्दे कहाँ हैं जो मुद्दों को लेकर बात की जा रही थी? विकास का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, वो मुद्दे कहाँ हैं?
अब तो आजम खान ये बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है इसलिए मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। ये तो आपकी पार्टी के नेताओं के बयान है। महिलाओं के लिए आप बयानबाजी क्या करते हैं? तो अब मुद्दे कहाँ गए? ध्रुवीकरण हावी है, मुद्दे गौण है। महिला सुरक्षा को लेकर के जितने काम माननीय अखिलेश जी ने किए हैं उतने काम मुझे लगता है सर एक दिन बाद दीजिए, प्रदेश के एक दिन बाद दीजिए सर, आप एक बताइए 10-90 सर अभी शुरू हुआ है, 10-90 की सर अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ फेल हो गया। तो सरकार आने के बाद ही तो काम करती है। क्या अच्छा, सरकार एक चीज और पूछूंगी। अच्छा 10-90 और 102 108 एम्बुलेंस। एक सवाल और पूछूंगी, ये जो आप अपने काम का विकास का जो बखान करते हैं, 2014 में जो लोकसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में गया, उसके बाद से ही आप लोगों ने काम करना शुरू किया है क्या? क्योंकि आप ये जो काम गिनवाते हैं वो ये लास्ट के 2.5 साल वाला है। 2014 से पहले का तो कोई काम नहीं गिनवाते आप लोग, क्योंकि कुछ किया ही नहीं हुआ था। नहीं रंजना जी, काम तो 2012 से शुरू हो रहा है, लेकिन कामों को धरातल पर कोई भी काम धरातल पर आते आते उसमें वक्त लगता है। तो 2-2.5 साल का वक्त काम को धरातल पे आने में लगा, लेकिन 2012 से ही तैयारी शुरू करी गई और वो 2017 तक आगे आते दिख रही है। पूरा उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जनपद नहीं है जहाँ अभी आदरणीय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि गाँव बदहाल हैं, और 2014 के बाद मोदी जी ने जो अपने सांसदों से 5-5 गाँव गोद लेने के लिए कहा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इस पर भी जवाब देंगे कि जो सांसदों को गोद लेने के लिए कहा गया था उस पर क्या हुआ। बिल्कुल इस पर भी जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ऐसे में जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, वो मुद्दे जस के तस बने रह जाते हैं। क्या राजनीतिक दल इंतजार करते हैं कि यही मुद्दे अगले चुनाव में फिर से उठाएंगे, इसलिए इनका कोई भी निपटारा ना किया जाए, समस्याओं का कोई समाधान ना किया जाए? रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव में 3 चरणों के लिए मतदान हो चुका है, चौथे चरण का मतदान होना बाकी रह गया है। तो क्या आप ध्रुवीकरण का सहारा ले रहे हैं राजनीतिक दल? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। अब पीएन दुबे साहब, आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। जिस तरह से अगर हम बात करें तमाम राजनीतिक दलों की, ऐसे में वोटर्स के सामने अभी तक भी सिचुएशन क्लियर नहीं हो पा रही है। सपा की बात करें तो सपा के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की बात करें और कांग्रेस और एसपी गठबंधन की बात करें तो अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन होने के बावजूद भी 2-2 कैंडिडेट उतारे गए हैं। बीजेपी की बात करें तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा ही नहीं है। ऐसे में वोटर्स के सामने भी कंफ्यूजन बना हुआ है। इसी वजह से इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में क्या है, मैं आपको बताऊं कि अभी जो इन्होंने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाए हैं, इसलिए कि इनके पास कोई चेहरा था ही नहीं अभी तक जी। ये दिल्ली में जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा लेके आया तो बुरी हाल मिला, पराजित हुए ये बुरी तरह से। तो अब ये इन्होंने सोच लिया है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा लाएंगे नहीं, जीतने के बाद हम कोई तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री के चेहरे को ये बाद में पेश करेंगे, अभी है ही नहीं इनके पास जी। वही अगर बात करें प्रतिपाल जी, भीतर घात का डर सताने लगा है क्या, जो इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है? जो अब समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन हो जाने से हम लोग 300 से अधिक सीटें ले रहे हैं। मैं आपको प्रतिपाल जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत थोड़ा सा समय मेरे पास चर्चा के लिए बचा है, इसलिए आप मेरे सवालों का बिल्कुल सीधा सीधा और ईमानदारी के साथ जवाब दें। आप विकास की बात बार बार कहते हैं और आप ही की पार्टी के बड़े नेता अल्पसंख्यकों की बात सबसे ज्यादा कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए हम ये कर देंगे। अभी आजम खान का कहना ये था कि बेरोजगारी बढ़ी है तभी मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी है। इसके अलावा खुद मुलायम सिंह यादव ने ये कहा कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे शिवपाल यादव वाली सीट, जसवंत नगर सीट से, जब वो जीत कर आए उस क्षेत्र से, तो उन्होंने हर थाने में 3-3 मुसलमान कांस्टेबल लगाए, पुलिस वाले लगाए। तो ये वाली जो राजनीति है, ये वाली जो बयानबाजी है, तो आपकी पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं। आप किस मुंह से विकास की बात करते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है।
समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया है हर जनपद में। आप किसी भी जनपद में उत्तर प्रदेश के जाकर के देखिए, हर एक गांव, एक एक जिले में 100 जनेश्वर मिश्र और सैकड़ों जनेश्वर मिश्र और लोहिया ग्राम किए गए हैं। कानून व्यवस्था को सुधारा है और हर वर्ग के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, हर वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है। ये काम तो भाजपा का है कि लोगों को बरगला करके, दो भाइयों को आपस में लड़ा करके देश को बरगलाने का काम भाजपा कर रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं। विकास के नाम पर आप विकास के नाम पर लखनऊ एक्सप्रेसवे का नाम रख देते हैं, मेट्रो का नाम रख देते हैं। अभी ये सारी चीजें जो हैं, रंजना जी, ये सारी जो चीजें जो है अभी आम जनता तक पहुंची कहाँ है? अगर एक्सप्रेसवे की भी बात करें तो आनंद फानंद में रिबन काट दिया आपने। रंजना जी, नहीं, वहाँ उस पर लड़ाकू विमान उतारे गए, पूरा देश, पूरा न्यूज चैनल, पूरा सब लोग वहाँ गए थे। अगर 2-4-5% काम शायद होने को रह गया हो। सर आरोप ये लग रहा है कि जितने पैसों में, बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी आरोप ये लग रहा है कि जितने पैसों में आपने एक्सप्रेसवे बनाया, सर एक सेकंड आपको आ रही हूँ, आपके पास शामिल करूंगी चर्चा में। आरोप ये लग रहा है कि जितने पैसों में आपने एक्सप्रेसवे बनाया, इतने में तो 3 सड़कें केंद्र सरकार बना सकती है। अब इतने कम समय में और इतनी जल्दी अच्छा काम होगा तो हो सकता है थोड़ा पैसा खर्च हुआ हो, लेकिन जब देश के लोग, प्रदेश के लोगों की खुशहाली का और सुविधा देने का सवाल हो, वो आम जनता का मेहनत का पैसा है, ऐसे कैसे जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाएगा? दुबे साहब कुछ कह रहे हैं। दुबे साहब, विकास के नाम पर जो आप बात कर रहे हैं, ये इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि झांसी के पास में ललितपुर जनपद भी है। ललितपुर जनपद में एक भौरट बांध परियोजना चल रही थी जी, है ना, जिसमें मैंने जांच कराई उसकी, तो उसमें पाया गया कि 10 करोड़ 87 लाख रुपए का गबन हुआ है उसमें, परियोजना में 10 करोड़ 87 लाख रुपए का, छोटा नहीं है ये। जी। उसके बाद जांच के बाद मैंने इसमें PIL दाखिल की हाईकोर्ट में। PIL दाखिल करने के बाद में वो सस्पेंड हुए लोग जी, और इस सरकार ने उनको फिर से बहाल कर दिया, वो सारे पदों पर बैठ गए जी। बजाय उसकी अब जांच आगे बढ़ाने के, उसको पुनरीक्षित करके उस परियोजना को 3 गुनी कर दी गई है। ये विकास, ये है विकास। प्रतिपाल जी जल्दी से संक्षेप में जवाब दे दीजिए। आदरणीय दुबे जी ने जो कहा उसके बारे में मुझे पता नहीं है, उस मामले के बारे में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये तो राजनीतिक दलों के बच निकलने का एक रास्ता बन गया है, हमें जानकारी नहीं। वो जिन असल में बीजेपी और दूसरे लोगों ने कोई काम, विकास का काम तो किया नहीं, तो उनकी तो जांच कराएगी क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के लोगों ने जो काम किया उसको बदनाम करने के लिए केवल आरोप लगाए जा रहे हैं, वो निराला आरोप है। समाजवादी पार्टी ने इतने विकास काम किए। ये आरोप कोई पत्रकार नहीं लगा रहे हैं, दुबे साहब आपके साथ बैठे हैं, दुबे साहब बैठे हैं आपके साथ, कोई राजनीतिक दल ये आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये जब तक की तय आरोप तय नहीं हो जाते, सरकारी एजेंसी ने जांच करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करी है सरकार को जी। सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई, उसमें 2 लेवल चीफ इंजीनियर उसमें जांच में सम्मिलित रहे और उन्होंने जांच करने के बाद में जांच का जो कवरिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है भौरट बांध परियोजना में खाया गया धन, ये शब्द है उनके, खाया गया धन 10 करोड़ 87 लाख रुपए। और उस जांच को लेकर जब मैंने आके सरकार से बात करी तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं उसके बाद जब उच्च न्यायालय में गया और मैंने PIL दाखिल करी, उससे दाखिल कम से कम दुबे जी की बात सुनने के बाद अब तो आप वो दावे नहीं करेंगे जो आप विकास के दावे करते हैं। संदीप जी बहुत जल्दी से। दुबे जी सबसे पहले आपको सच्चाई से अपनी बात रखने के लिए, हिम्मत से रखने के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसके साथ में एक सजेशन आपको दूंगा। आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आप सबसे पहले पुलिस में दे करके अपनी सिक्योरिटी ले लीजिए। पत्रकारों को बहुत खतरा है सच्चाई बोलने पे वहां पे। और मैं प्रतिपाल जी से पूछना चाहता हूं, जो चीज अभी आपके सामने आ गई है वो तो आई गई है, क्या अपर्णा यादव के रैली में जाके मुलायम सिंह जी को ये बोलने की जरूरत थी कि मैंने वहां पे मुसलमानों को खुश करने के लिए राम मंदिर के चक्कर में हिंदुओं को मरवा दिया? इस तरीके के बयान देना तो आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं। हत्याएं जिन लोगों ने करा दी, आज वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के नए आयाम किसने स्थापित किए? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश हमारे बगल में पड़ोस में सरकार है। व्यापम घोटाले में किसने? अरे सर, ये तो वही बात हो गई कि आप भी वैसे
हम भी वैसे। मध्य प्रदेश में सर, ये तो 3 वही बार बात- रिपीट सर, कर चुके एक हैं, वो मिनट, पता लग जाएगा कि संदीप दूध जी, का दूध पानी का बस पानी हो चर्चा के जाएगा। लिए समय इतना ही है मेरे पास। आप इतना बताइए कि विकास की एक सेकंड सर, बस बहुत थोड़ा सा समय मेरे पास। फाइनल कमेंट चाहूंगी, विकास की बात आप भी करते हैं, राम मंदिर का एजेंडा आपके मुद्दे में भी है, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। रंजना जी, आपको मैं बता दूं, राम मंदिर का मामला कोर्ट में लंबित है और हम जो उत्तर सर, प्रदेश तो को बार-बार देने जा क्यों रहे आप राम मंदिर हैं, लेकर आते सबसे पहले जो वहाँ पे है महिला सुरक्षा का मुद्दा अब आज की तारीख में आ गया है, क्योंकि दिन दहाड़े वहाँ के मंत्री गैंग रेप में अरेस्ट हो रहे हैं। तो सर, महिला सुरक्षा की बात कहाँ करते हैं मंत्री, आप? वहाँ के सर, जो सबसे महिला बड़े सुरक्षा मंत्री, की बात कहाँ करते हैं? नहीं, महिला सुरक्षा की बात सबसे पहले हमारे अरे मैनिफेस्टो सर, में आप नहीं सबसे करते, पहले छोड़िए, हमारे- आप उन्हें बात बताइएगा जो मैनिफेस्टो ना पढ़ के आए हो। सर, बस चर्चा के लिए इतना ही समय मेरे पास, चर्चा के लिए इतना ही समय मेरे पास। मनीष खटाना जी, बहुत फाइनल कमेंट, बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं सभी पार्टियों से हाथ जोड़कर और सबसे ज्यादा खास तौर पर बीजेपी से कहना चाहूंगा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जो कि बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, और बल्कि पूरे देश में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, जहां सिख समुदाय से 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति हमारे मुसलमान भाई हैं, तो कृपया करके देश का जो ढांचा है उसको ना बिगड़ जाए, क्योंकि जो बॉर्डर पे जवान लड़ता है ना, वहाँ गोली पे किसी का नाम नहीं होता कि हिंदू है कि मुसलमान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए अगर कोई आदमी भाई को भाई से लड़ाकर सिर्फ राजनीति बनाने की जरूरत नहीं बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो समस्या है वो जस की तस बनी रहती है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, फिर चुनाव आते हैं, फिर वही सारे मुद्दे लेकर आते हैं। लेकिन ये जो सियासत है ये आवाम पर एक अलग ही एहसान करती है, पहले खुद ही आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।